Hello everyone, so today is 9th day of our test net 2020 preparation. आज जो है आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बिकॉज अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो पाएंगे कि इससे क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये मतलब जो एरिया है थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उसको देखते हैं और उसको कौन हेड कर रहे हैं एट प्रेजेंट, वो भी क्वेश्चन किया गया है, तो वो हम देख लेंगे जो इम्पॉर्टेंट है उसके। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वन इज नॉन परमानेंट एंड द अदर्स आर परमानेंट। सो नॉन परमानेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसमें सबसे पहले आता है फाइनेंस कमीशन। यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है वो एक तरह का नॉन परमानेंट बॉडी है जो कि हर एक 5 साल बाद प्रेसिडेंट द्वारा बनाया जाता है या नियुक्त किया जाता है। ये एक 5 मेंबर बॉडी होता है, 5 मेंबर बॉडी, और इसको जो अभी हेड कर रहे हैं उनका नाम है एन के सिंह। और अभी का जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन सा फाइनेंस कमीशन है, यानी कि 15th है। इससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं और ये वाला जो है कमीशन वो 15th है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अभी का फाइनेंस कमीशन कौन सा कमीशन है, किस नंबर का है, तो 15th हो जाएगा। और उसको हेड कौन कर रहे हैं, तो इनके सिंह कर रहे हैं जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। उसके बाद एक और नॉन परमानेंट बॉडी है जो कि इंटर स्टेट काउंसिल है, जो कि रिकमेंड किया गया था सरकारिया कमीशन द्वारा। ठीक है, तो सरकारिया कमीशन से भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि सरकारिया कमीशन किस चीज़ के ऊपर कमीशन था। तो सरकारिया कमीशन बेसिकली जो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन होता है उसके लिए एक कमीशन बैठाया गया था। उसने ही बोला था कि इंटर स्टेट काउंसिल टाइप का कुछ क्रिएट करना चाहिए। फिर हम आते हैं परमानेंट कमीशन पे। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, मतलब इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन होता क्या है, ये एक 3 मेंबर बॉडी होता है। ठीक है, एट प्रेजेंट, जिसको हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है हमारे, वो है सुनील अरोड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन। इससे भी क्वेश्चन शायद बन सकता है। तो और पहला इलेक्शन जो हुआ था हमारे यहाँ वो हुआ था 1952 में, ये भी शायद क्वेश्चन में आ सकता है। और जब पहला इलेक्शन हुआ था तो बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, जिसमें एक दिक्कत ये था कि जो महिलाएं होती है उनका कोई नाम ही नहीं होता था। उनका नाम या तो अपने पति के ऊपर होता था या फिर अपने बच्चों के ऊपर होता था। ठीक है, सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्शन। लेकिन अभी अच्छा है, चलो। उसके बाद है यूपीएससी और एसटीएससी। यूपीएससी बेसिकली क्या है, यूपीएससी एक बॉडी है जो कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अच्छे पोस्ट होते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होते हैं, तो उस पर जो लोग जाएंगे आगे, तो उसके लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि आपको जो ऑल इंडिया सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विस 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आईएएस होता है, उसके बाद आईपीएस होता है, और तीसरा होता है आईएफएस, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विस। जबकि इंडियन फॉरेन सर्विस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा भी ये कराती है, एनडीए वगैरह का एग्जाम कंडक्ट कराती है। एसपीएससी जो होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका चेयरमैन हर एक स्टेट का अलग होता है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी का भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन सीएजी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको जानना चाहिए कि हमारे सीएजी जो अभी हैं वो कौन है, जीसी मुर्मू है। और ये क्वेश्चन शायद इस बार आ जाए। क्यों आ जाए, क्योंकि जो जीसी मुर्मू है वो पहले ट्राइबल है जो इस पोजीशन को हेड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है एनसीएससी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और उसी तरह है एनसीएसटी। इन दोनों कमीशन का काम ये होता है जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, वो अच्छे से हो पा रहे हैं या नहीं, उस पर देखना इनको। ठीक है, उसी तरह का एक नया बॉडी बनाया गया है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लास्ट ईयर ही मिला है, जो कि है एनसीओबीसी। और इसके
ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट ईयर ही बना है। तो पहले जो इसके चेयरमैन है वो है डॉक्टर भगवान लाल सहनी, एंड दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है अटर्नी जनरल, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अटर्नी जनरल बेसिकली होता कौन है, ये होता है हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये लीगल एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। और जहाँ कहीं भी कोर्ट इश्यूज होते हैं, लीगल इश्यूज होते हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसको हेड करते हैं या अभी के अटर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। और इनका एक और रोल होता है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, वो अभी न्यूज़ में था। तो वो अप्रूव करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, ठीक है। वो अप्रूव करेंगे तभी आपके ऊपर कंटेम्प्ट चार्जेस लगेंगे और तभी सुप्रीम कोर्ट उस केस को डील करेगा, ठीक है। उसके बाद है एडवोकेट जनरल, वो क्या होता है, वो भी उसी टाइप का बॉडी होता है स्टेट्स में, यानी कि लीगल एडवाइजर होता है। उसके बाद स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के माइनॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया है, एक है रिलीजियस, ठीक है, और दूसरा है लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक जैसे आपका एक लैंग्वेज है तुलु, जो कि कर्नाटका में बोला जाता है, लेकिन वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है कन्नड़। तो उस केस में क्या होगा, तुलु जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो वैसा नहीं हो, इसके लिए जो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाया गया है। उसके बाद कुछ कमीशन ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहला है नेशनल कमीशन ऑन विमेन, जिसको हेड करती है रेखा शर्मा। ये इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन बार बार आते हैं तो आ सकते हैं। उसके बाद NCPCR है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, या फिर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, वो भी उसी तरह की बॉडीज है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला है नेशनल फ्लैग के ऊपर, यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, वो किसके डिज़ाइन किए हुए फ्लैग के ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पिंगली वेंकैया वॉज द पर्सन हु डिजाइन द फ्लैग ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड अपॉन विच आवर ट्राई कलर इज बेस्ड, ओके। और दूसरा है नेशनल एम्बलम जो है हमारा, वो है सारनाथ का लायन कैपिटल, और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते किस जगह से लिया गया है या किस स्क्रिप्चर से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा मुंडका उपनिषद। देखिए, मुंडका उपनिषद से मिलता जुलता एक और उपनिषद है, नाम से कंफ्यूज आप कर सकते हैं, उसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। तो मांडुक्य उपनिषद से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका नाम है मुंडका उपनिषद। उसके बाद हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने लिखा था इसे। उसके बाद है एंथम जो है नेशनल, वो है जनगण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेशनल कैलेंडर जो है वो हमारा साकायरा है, विक्रम संवत वगैरह नहीं है, साकायरा है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं शेड्यूल के ऊपर, क्योंकि पास्ट ईयर का क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेड्यूल से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो शेड्यूल मतलब होता क्या है, शेड्यूल मतलब एक तरह का लिस्ट होता है। जैसे आपको पता होगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट मतलब क्या, लिस्ट ऑफ द कास्ट who have been recognized as in that schedule, ठीक है। तो उसी तरह शेड्यूल एक तरह का लिस्ट टाइप होता है। तो पहला शेड्यूल जो है, टोटल कितने शेड्यूल है, टोटल अभी 12 है, ओरिजिनली 8 था, अभी कितने हैं, 12 है। तो 12 शेड्यूल को ब्रीफली हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में कि किस में क्या दिया गया है। तो पहला में दिया गया है नेम्स ऑफ द स्टेट एंड नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं इंडिया में। तो पहले नंबर ऑफ स्टेट्स थे 29, अभी जब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को यूटी बना दिया गया है तो 28 हो गया है, इसलिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नंबर ऑफ यूटीज पहले 7 थे, और जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए था, लेकिन ये 8 क्यों है, 8 इसलिए है क्योंकि दादरा एंड नगर हवेली जो पहले यूटी था, और दमन एंड दीव जो पहले यूटी था, वो दोनों अलग अलग यूटी थे, उनको साथ में मिला दिया गया है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट
और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आपको पता है कि नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8 हैं। उसके बाद सेकेंड जो शेड्यूल है उसमें बेसिकली सैलरी अलाउंस ये सब दिया गया है, जो कि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। थर्ड शेड्यूल जो है उसमें क्या दिया गया है, थर्ड जो होता है उसको 3 बोलते हैं। तो 3 से आप ट्री को याद कर लो, ट्री। और ट्री के अंदर लोग शपथ लेते हैं, मतलब कि ओथ लेते हैं, अफर्मेशन लेते हैं। ऐसा एक पिक्चर बना लीजिए दिमाग में कि 3 इज इक्वल टू ट्री, और ट्री के नीचे शपथ ले रहे हैं लोग। तो जो भी लोग शपथ लेते हैं ना, जिनका जो ओथ होता है या अफर्मेशन होता है, ओथ मतलब ओथ उनके लिए होता है जो कि रिलीजियस होते हैं, अफर्मेशन उनके लिए होता है जो कि एथेइस्ट होते हैं, ठीक है। तो ओथ और अफर्मेशन इसमें दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जाने वाले हैं उनके लिए, या फिर जैसे यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, उनके लिए। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट का ओथ यहाँ पे मेंशन नहीं है। और एक और बात कि स्पीकर का कोई अलग से ओथ नहीं होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है वही स्पीकर का भी होता है। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, सबसे ज़्यादा एज का व्यक्ति जो एमपी बना है, जो कि बाद में जाके सबको ओथ दिलवाएगा, उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। उसको ओथ कौन दिलवाता है, उसको ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ये बात थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फोर्थ जो हमारा शेड्यूल है वो डील करता है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, मैंने कल बताया था। तो फेडरल स्ट्रक्चर में एक काउंसिल ऑफ स्टेट है जिसको राज्यसभा बोलते हैं। तो उसमें जो है स्टेट से चूज किए हुए लोग आते हैं। तो इसमें क्या है कि फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है कि कौन से स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में चूज होके आएंगे। तो यहाँ पे हर एक स्टेट से कुछ ना कुछ लोग आते हैं, लेकिन यूटीज जो हैं उसमें सिर्फ 3 यूटीज ऐसी हैं जहां से राज्यसभा में लोग जाते हैं, वो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन द राज्यसभा, यानी कि यहाँ एससी या एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है जैसा कि लोकसभा में होता है। और ओबीसी के लिए कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है, ना तो लोकसभा में है ना राज्यसभा में है, ये पता होना चाहिए आपको। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 12 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, आउट ऑफ टोटल ऑफ 250। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने होते हैं, 250 होते हैं। आउट ऑफ दैट 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। फिफ्थ जो है उसको आप 5 से याद कीजिए, और 5 से याद कीजिए हाइव। हाइव मतलब कि जो मधुमक्खियाँ होती है वो जो छत्ता बनाती है, हाइव, वो याद कीजिए। तो हाइव कहाँ पाया जाता है, जंगल में पाया जाता है। यानी कि ये शेड्यूल्ड एरिया से डील करता है, जो ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया होता है उससे डील करता है। और एक और बात जान लीजिए कि इसमें दिया गया है रेफरेंस किसका, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का। 5 इज इक्वल टू हाइव इज इक्वल टू ट्राइबल्स इज इक्वल टू शेड्यूल्ड एरिया, इस तरह याद कीजिए। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अब आते हैं 6 शेड्यूल पे, वो डील करता है बेसिकली एटीएम मनी से। एटीएम देन मनी, एटीएम में जाते हैं आप मनी लेने के लिए। तो ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय और एम फॉर मिजोरम। यहाँ पे मणिपुर नहीं है, बस यही याद रखना है कि मणिपुर, एम मतलब मणिपुर नहीं होगा, एम मतलब होगा मिजोरम एंड मेघालय। ओके, नाउ कम टू 7th शेड्यूल, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या दिया गया है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट, वेरियस लिस्ट। तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारा कंट्री जो है एक फेडरल कंट्री है जिसमें पावर जो है वो डिवाइडेड है स्टेट और सेंटर के बीच। तो यूनियन लिस्ट जो है जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंटर लॉज बना सकते हैं वो 100 है। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, 61 है। और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, यानी कि जिसपे दोनों ही लॉज बना सकते हैं वो है 52। इसके अलावा जो रेसिड्यूअरी पावर है वो किसके पास है, वो सेंटर के पास है। तो रेसिड्यूअरी पावर होता क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ है क्योंकि ये एक नया टर्म है, या कंप्यूटर्स के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ है, आईटी के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ है।
तो वो सब रेसिड्यूअरी पावर हो गया। यानी कि कल को अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई लॉ बनाना होगा तो वो कौन बनाएगा, वो सेंटर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद 8th शेड्यूल जो है उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस साल भी आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग शेड्यूल है। इसमें लैंग्वेजेस दिए गए हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। टोटल कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ओके। अब आप देखिए, मैंने इसको ऐसे अरेंज किया है कि आपको दिक्कत नहीं होगा याद करने में। सबसे ऊपर क्या है, कश्मीर है। ठीक है, तो कश्मीर के लोग ज़्यादातर मतलब मुस्लिम है तो उर्दू बोलते हैं, ऐसे वहाँ का एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उर्दू है। ठीक है, ऐसे याद कीजिए। फिर से डोगरा लोग भी वही राज करते थे, तो डोगरी भी वहीं का लैंग्वेज है। कश्मीर, उर्दू, डोगरी आप जम्मू कश्मीर से याद कीजिए। उसके नीचे जब आइएगा तो पंजाबी। ठीक है, उसके बाद यहाँ चले आइए तो यूपी बिहार में जो है उत्तराखंड में संस्कृत बोला जाता है, फिर हिंदी बोला जाता है। मैथिली बिहार में बोला जाता है। बिहार के नीचे झारखंड है जहाँ संथाली बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो आप असम है जहाँ असमी बोला जाता है। वहीं पे बोडो लैंड है जहाँ बोडो बोला जाता है। ये असम और वेस्ट बंगाल के बीच का एरिया है। और फिर लास्ट में मणिपुर है जहाँ मणिपुरी बोली जाती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मणिपुरी को मैती लैंग्वेज भी बोलते हैं, मैती। ठीक है, उसके बाद दो ऐसा लैंग्वेज है जो कि लगता है कि इंडिया का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए था इंडिया के लिस्ट में, लेकिन है, वो है नेपाली एंड सिंधी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप वेस्ट में आइएगा तो आपको गुजराती है, उसके नीचे मराठी है, उसके नीचे कोंकणी है जो कि गोवा के आसपास में बोला जाता है, उसके नीचे कन्नड़ है, उसके नीचे मलयालम है जो कि केरला में बोला जाता है। इधर देखिएगा ईस्ट में तो बंगाल के नीचे उड़िया है, बंगाली, फिर उड़िया, फिर तेलुगु यानी कि आंध्रा, फिर तमिल। तो ऐसे ये सारे लैंग्वेजेस हैं। इसको एक दो बार देख जाइए क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा लैंग्वेज देखे जो कि इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन कि बोडो, डोगरी और मैथिली एंड संथाली जो है 92nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। यही क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। तो सिंधी कब ऐड किया गया था, 1967 में 21st अमेंडमेंट में। और जो कोंकणी है, मणिपुरी जिसको मैथी भी बोलते हैं, और नेपाली, वो ऐड हुआ था 71st अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर इज टू नोट द पॉइंट दैट इज इंग्लिश इज नॉट इन द 8th शेड्यूल। इंग्लिश जो कि आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि 8वें शेड्यूल में होना चाहिए, वो नहीं है, जबकि नेपाली और सिंधी है। ठीक है, और संथाली जो है वो वन ऑफ द ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। ये शेड्यूल में जैसे बाकी के लैंग्वेज है वैसे है। ठीक है, अभी तक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हिंदी को नहीं मिल पाया है। उसके बाद है एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, देयर इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किसको दिया जाता है, वो लैंग्वेज जिसमें एंशिएंट लिटरेचर जो बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है और जिसमें एंशिएंट लिटरेचर वगैरह लिखा जा चुका है, उसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज जो था 2004 में स्टेटस दिया गया था तमिल को। उसके बाद संस्कृत को 2005 में, फिर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो आया था कि मतलब उस समय रिसेंटली उड़िया को दिया गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट लैंग्वेज टू गेट द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। ठीक है, तो उड़िया है, इसमें गुजराती नहीं है, मराठी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप बस इतना समझिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स थे। फंडामेंटल राइट को वायलेट सरकार नहीं कर सकती थी अपने लॉज में। तो सरकार ने क्या किया, सरकार को ऐसा ज़रूरत पड़ा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना पड़ जाएगा, तो इसलिए सरकार ने कुछ एक शेड्यूल बना दिया, 9th शेड्यूल, और बोला कि इसमें जो भी लॉज को हम रख देंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा एक तरह से। तो वो सारे लॉज 9th शेड्यूल में हैं, बस इतना समझिए, ये इम्पॉर्टेंट है। जबकि
10th शेड्यूल, प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आया था। इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, क्योंकि इस पर मैं डिस्कस करूँगा तो अच्छा खासा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम अभी कंफ्यूज हो आप इसमें। तो आप बस इतना याद रखिए कि 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? अपना पार्टी छोड़ के, मतलब आप बीजेपी के हैं, बीजेपी से जीत गए, और जब जीत गए तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, या फिर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। तो ये जो आयाराम गयाराम का टेंडेंसी है, इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। उसके बाद है 11th और 12th, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th जो है वो बेसिकली डील करता है पंचायत से, यानी कि इसमें पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत दी गई है। इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 29th मैटर्स दिए गए हैं जिसपे पंचायत जो है वो उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती है। ठीक है, इसी तरह जो 12th शेड्यूल है उसको बनाया गया है म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। ठीक है, और इसमें कितने मैटर्स हैं? 18। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, 29 और 18। ठीक है, तो ये पहला हो गया। और दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कि पंचायत राज जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था वो 73rd अमेंडमेंट द्वारा मिला था, और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ को मिला था वो 74th अमेंडमेंट द्वारा मिला था। तो 11th शेड्यूल जो है 73rd अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 12th शेड्यूल जो है वो 74th अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं एंटी डिफेक्शन लॉ थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, फिर डीपीएस भी देखेंगे। उसके अलावा जो भी होगा देखने के बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि हमारा पॉलिटी में अगर 5 या जितने नंबर का आता है वो सारा ही सही हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।